हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेशी अकाउंट क्लासेस। आज हम फिर पढ़ते हैं एक नई वीडियो में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीबीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का मैनेजमेंट अकाउंट्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ रेशो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज 70% देन पीवी रेशो विल बी, यानी कि यदि परिवर्तनशील लागत सेल का 70% है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 100% में से वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज घटा दें तो पीवी रेशियो की परसेंटेज बचती है। तो 100% में से 70% लेस किया, 30% आ गई। तो इसका सही आंसर है ए 30%। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेल्स इज ₹50,000, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स कॉस्ट 5,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी। सेल 50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, तो सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। 50,000 में से 30,000 घटाए, 20,000 आए। 20,000 बटे 50,000 इंटू 100, तो 40% आए। कितने आए? 40%। अब हम बीईपी का फॉर्मूला लगाएं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है आपकी? 5,000 रुपये। पीवी रेशियो कितना निकाला आपने? 40%। तो 5,000 बटे 40 इंटू 100, तो कैलकुलेट करने पे निकल के आया, जी हाँ, 12,500 रुपये। ठीक, तो अब हमारी बीईपी सेल कितनी आ गई? 12,500 रुपये। आपको निकालना क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल में से बीईपी सेल घटाने के बाद जो बचती है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। यानी 50,000 में से 12,500 घटाए तो बैलेंस अमाउंट आया 37,500 रुपये। तो आंसर होगा डी, 37,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेल्स इज ₹50,000 इन 2003 एंड ₹2 lakhs in 2004 and loss of ₹5,000 in 2003 and profit 25,000 in 2004, पीवी रेशो कितना होगा? जब 2 साल की सेल दे रखी हो और 2 साल का प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। तो कितना चेंज हुआ प्रॉफिट में? 5,000 लॉस में थे, 25,000 प्लस में आ गई, तो डिफरेंस कितना आया? 30,000 का। और सेल्स में कितना चेंज हुआ? 50,000 से 2 लाख हो गई, डिफरेंस कितना आया? 1,50,000 का। तो फॉर्मूले में वैल्यू लगाई 30,000 बटे 1,50,000 इंटू 100, तो आंसर आया 20%। तो इसका आंसर होगा बी, 20%। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशंस, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशंस नहीं है। ये कहता है इन अराइविंग द क्लोजर डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर बिसाइड अदर कॉस्ट फॉलोइंग कॉस्ट आल्सो। जब कोई कंपनी या मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई हम अब बंद कर रहे हैं इसे, तो उसके लिए वो कौन सा कॉस्ट का जो वो है कंसेप्ट उसे फॉलो करके देखता है। ए, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। 2, फिक्स इन्वेस्टमेंट। सी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग। डी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका सही आंसर है सी। बंद करने से पहले एक बार वो चालू करने की, शुरू करने की जो लागत होती है उसे कंसीडर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, बस्टरी कंट्रोल एंड स्टैंडिंग कॉस्ट आर ए इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। 2, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सी, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। डी, नॉन रिलेटेड टू विद ईच अदर। इसका सही आंसर है इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इनकी आंसर नंबर सी। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंट्स वाज फर्स्ट यूज। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टर्म में सबसे पहली बार कब इस्तेमाल हुई थी? 1950 में। तो उसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का टूल नहीं है? ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सी बस्टरी कंट्रोल, डी डिसीजन अकाउंटिंग। तो इसका सही आंसर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, उसका टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट अकाउंट्स इज ए फ्रेमवर्क फॉर ए फॉर अकाउंटिंग, बी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर डिसीजन मेकिंग, डी फॉर मैनेजमेंट। इसका सही आंसर है सी फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट्स में मैनेजमेंट का जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो डिसीजन मेकिंग का ही होता है, तो इसका फ्रेमवर्क होता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट का ओरिजिनेटर कौन है? तो इसका सही आंसर है बी विलियम्स एच विल्स। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स के अंतर्गत क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? ए स्टॉक, बी डेटर्स, सी कार, डी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो उसका सही आंसर है सी कार, जो करंट एसेट्स के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 12, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व, फाइनेंशियल एनालिसिस के स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है? ए ट्रेडिंग अकाउंट्स, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी ऑल। इसका सही आंसर है डी ऑल। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके अंतर्गत आता है? ए लिक्विड रेशियो, बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सी सॉल्वेंसी रेशियो, डी एक्टिविटी रेशियो। तो उसका सही आंसर है डी एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14, आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज, करंट रेशियो का आइडियल लेवल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4:1, ऑप्शन नंबर 2 2:1, ऑप्शन नंबर 3 1:1, ऑप्शन नंबर 4 0.5:1। तो उसका सही आंसर है बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विड एसेट्स इज, लिक्विड एसेट्स क्या होती है? क्वेश्चन नंबर ए करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें, नंबर 2 करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें और स्टॉक घटा दें, नंबर 3 करंट एसेट्स में स्टॉक जोड़ लें, प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें, नंबर 4 करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा दें पर प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ दें। तो उसका सही आंसर है बी, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो बचती है वो लिक्विड एसेट्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट इंक्लूड इन क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स एक ही बात होती है, अभी हमने पहले पढ़ा था तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें है स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स में शामिल नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़। जो रेशियो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, बड़ा होगा, ऊंचा होगा, वो उतना अच्छा होगा। ये किस पर अप्लाई नहीं होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब जो हमारे खर्चे हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेचुरल सी बात है कि ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा होने पर सूटेबल नहीं लगता है, फेवरेबल नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, करेंट रेशियो 2.7:1, क्विक रेशियो 1.8:1, करंट लायबिलिटीज 60,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज, स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। यानी कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर हम ये माने कि करंट लायबिलिटीज 1 है तो करंट रेशियो 2.7, वो
करंट एसेट्स 2.7 और क्विक एसेट्स 1.8। 2.7 और 1.8 का डिफरेंस करा तो आया 0.9। करंट लायबिलिटी कितनी है 60,000, 60,000 का 0.9 में गुणा कर दिया, 9 छिक्के 54, तो 54,000 बी इसका सही आंसर है। इफ नेट सेल, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इफ नेट सेल फॉर द ईयर 2,50,000, हमारी बिक्री 2.5 लाख रुपए है एंड डेटर्स 50,000, डेटर 50,000 रुपये, द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, ए 45 डेज, बी 60 डेज, सी 73 डेज, डी 55 डेज। तो फॉर्मूला है कि डेटर्स अपॉन नेट सेल, यानी कि आपके 50,000 बटे 2.5 लाख इंटू 365 डेज, 50,000 से 2.5 लाख 5 बार कटे, 5 से 365 डेज जो हैं वो कटे 73 बार, तो उसका सही आंसर है सी 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इन्वेस्टमेंट कैन बी, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, ए करेंट एसेट्स, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स, डी आइदर ए और बी। तो उसका सही आंसर है डी, आइदर ए और बी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट में चली जाती है और लॉन्ग टर्म फिक्स में चली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट्स, इनमें से नॉन करेंट एसेट्स कौन सी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बी आर प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेटर्स। बी आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड और डेटर्स। तो डेटर्स करेंट एसेट्स में आती है, प्रीपेड आता है, बी आर भी आती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही ऐसा है जो कि नॉन करेंट एसेट्स में आता है। तो आंसर हुआ ए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म ऑफ फंड इज यूज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड का मतलब बहुत से लोग पैसे से कहते हैं, लेकिन जहां मैनेजमेंट अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल से, और वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो फंड इक्वल देन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो इसका सही आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए यूज ऑफ फंड। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा है जिसे हम यूजेज ऑफ फंड के रूप में नहीं मान सकते। यूजेज ऑफ फंड का मतलब आपने पैसे खर्च कर दिए, यूज कर दिए। ये लेस फ्रॉम ऑपरेशन, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होगा। बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, सी रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, डी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश। तो आप इसका सही आंसर डी, किसी भी फिक्स एसेट्स को बेचने पर आपके पास पैसा का आएगा, ना कि पैसा जाएगा, और पैसा जब आएगा तो सोर्स ऑफ फंड में आता है, यूजेज ऑफ फंड में नहीं आता है। Which of the following is not a cash inflow? A decrease in decrease in debtors, B issue of shares, C decrease in creditors, D sale of fixed assets. कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है। डेटर कम हुए, मान लीजिए मेरा किसी पर उधार था 20,000 रुपये, अब वो 18,000 के डेटर रह गए, इसका मतलब 2,000 का मुझे पेमेंट मिल गया। बी इशू ऑफ शेयर, मैंने शेयर इशू करे, पैसा आया, शेयर गए, इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब किसी व्यक्ति को 50,000 देने थे, अब 40,000 देने हैं, इसका मतलब 50,000 से 40,000 तभी तो हुए जब मैंने 10,000 का पेमेंट करा, तो पैसे का आउटफ्लो हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन क्रेडिटर नॉट ए कैश इनफ्लो। ठीक।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, पीरियड कॉस्ट मीन्स ए प्राइम कॉस्ट, ए फिक्स कॉस्ट, सी वेरिएबल कॉस्ट, डी टोटल कॉस्ट। तो उसका सही आंसर है बी फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोडक्ट कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स ए प्राइम कॉस्ट ओनली, बी प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सी प्राइम कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड्स, डी प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स ओवरहेड्स। इसका सही आंसर है बी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 27, बीईपी इज दैट वेयर ब्रेक इवन पॉइंट वो जगह है जहां ए मिनिमम प्रॉफिट होता है, बी मिनिमम लॉस होता है, सी मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, डी ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो उसका सही आंसर है ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो सही आंसर हुआ डी, देयर इज नाइदर प्रॉफिट और नॉट लॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बीईपी का फॉर्मूला है, बीईपी इन, जो फॉर्मूला होगा बीईपी इन रुपीज, बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, बी फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इंटू 100 अपॉन पीवी रेशो, डी पीवी रेशो अपॉन फिक्स कॉस्ट। देखिए बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो रुपए में, लेकिन क्योंकि पीवी रेशो परसेंटेज में होती है इसलिए जब हम उसे सॉल्व करते हैं उसमें वैल्यू लगाते हैं तो परसेंटेज की वजह से, जैसे मान लीजिए 40% है तो 40 का ऊपर 100 का गुणा कर देते हैं, 40 अपॉन 100 होगा परसेंटेज में, तो उसका ऊपर 100 का गुणा हो जाता है। तो जब हम लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100, पर प्रैक्टिकली जो समझने वाली बात है क्योंकि पीवी रेशो परसेंटेज में होती है इसलिए उसे 100 का गुणा करते हैं। तो सही फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो इसका आंसर होगा ए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ए सेल माइनस फिक्स कॉस्ट, बी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सी सेल माइनस टोटल कॉस्ट, डी सेल माइनस बीईपी। बीईपी का मतलब है बीईपी सेल, एक्चुअली में यही सही है कि सेल में से बीईपी सेल घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते वक्त अगर बीईपी सेल आपको यूनिट में दे रखी है तो आपको बीईपी सेल यूनिट में घटानी है, और अगर सेल रुपए में दे रखी है तो बीईपी भी रुपए में घटानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 30, पीवी रेशो इज, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला है एस माइनस बी अपॉन एस इंटू 100। क्या है, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू 100, यानी कि आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बीईपी बाय इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स बढ़ने से बीईपी पर क्या इफेक्ट आएगा। ए डिक्रीज होगी, बी इंक्रीज होगी, सी नो चेंज, डी नन ऑफ दीज। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो बीईपी भी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, चलिए आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन ब्रेक इवन चार्ट बाई एक्सिस रिप्रेजेंट, जो ब्रेक इवन का चार्ट बनता है उसमें बाई एक्सिस जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ए वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स, बी वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीज, सी कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज, डी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन
रुपीज़। इसका सही आंसर है सी, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 33, इफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी आर 9000, कोई बात नहीं है, एंड 12000, ओके, यानी कि 9000 रुपये फिक्स कॉस्ट है 60% पर और 12000 वेरिएबल कॉस्ट है। द टोटल कॉस्ट एट द 80% कैपेसिटी वुड बी, 80% पर कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट तो 9000 रह गई। वेरिएबल कॉस्ट 60% पे, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ घटती और बढ़ती है। तो 12000 रुपये हैं 60% पे, तो 12000 बटे 60 इंटू 80, जिस लेवल पे दे रखी होती है उसका भाग देते हैं, जिस लेवल पे निकालनी होती है उसका गुणा करते हैं। तो 12000 में 60 का भाग दिया और 80 का गुणा किया, तो कैलकुलेट कितनी हुई? 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, 16000 रुपये आई। 16000 में 9000 जोड़ लिए, 16 और 9 25000, तो सही आंसर होगा बी, 25000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34, इफ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 80% कैपेसिटी 800 यूनिट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल 80% कैपेसिटी पर 800 यूनिट बनाने पर 248 रुपये है, ऑफ विच वेरिएबल कंपोनेंट्स इज ₹0.06 पर यूनिट, जिसमें वेरिएबल कंपोनेंट 0.06 पर यूनिट है। द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 100% कैपेसिटी वुड बी, कोई दिक्कत नहीं है, 800 यूनिट का 6 रुपये में गुणा कीजिए, 48 रुपये आते हैं। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल में वेरिएबल का कंपोनेंट है वो कितना हुआ? 48 रुपये। तो फिक्स कंपोनेंट कितना हुआ? 248 में से 48 घटा दीजिए, 200 रुपये हुआ। अब 100% पे निकालिए, तो सबसे पहले कैपेसिटी चेंज करके देखिए, 80% पे 800, तो 100% पे कितनी होगी? तो मैंने बताया था कि जिस लेवल पर दे रखी हो उसका भाग और जिस पर निकालनी हो उसका गुणा, यानी 800 में 80 का भाग दिया, 10 यूनिट आई, 100 का गुणा किया तो 1000 यूनिट हो गई। तो 1000 यूनिट, आपको 1000 यूनिट की कैपेसिटी पे ये निकालना है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी बैठेगी। 1000 यूनिट में 6 का गुणा करा, 60 रुपये आए। 1000 यूनिट में 0.06 यानी 6 पैसे का गुणा करा तो 60 रुपये आए, और 200 रुपये आपकी फिक्स थी, तो कुल मिलाकर 200 प्लस 60 कितने हो गए? 260। तो इसका सही आंसर होगा सी। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो अनुमानित लागत है, और जो एक्चुअल लागत है, उनके बीच के डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। यदि वो हमारी एक्चुअल लागत स्टैंडर्ड लागत से कम है तो फेवरेबल होता है, और ज़्यादा है तो अनफेवरेबल होता है। जैसे सपोज कीजिए, मैंने ये सोचा कि मैं 100 रुपये खर्च करूँगा इस चीज़ को बनाने में, और वो 80 रुपये में तैयार हो गई, तो 20 रुपये बचे फेवरेबल, और वो चीज़ तैयार हुई 120 में, तो अनफेवरेबल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस कहलाता है वो कहलाता है वेरिएंस। ठीक है, तो आंसर हुआ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प इन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस में हेल्प करती है? ए, कंट्रोलिंग प्राइस, बी, मेजरिंग एफिशिएंसी, सी, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, डी, रिड्यूसिंग लॉस। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना तो लॉस कम कर सकती है, न प्रॉफिट बढ़ा सकती है, न प्राइस पर कंट्रोल कर सकती है, वो सिर्फ आपकी एफिशिएंसी को मेजरेबल करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर ए, यानी कि आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं किसके लिए? नंबर ए, शॉर्ट पीरियड यानी कि कम समय के लिए या अल्प अवधि के लिए, बी, करंट पीरियड इसका मतलब चालू अवधि के लिए, सी, इंडेफिनिट पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड का मतलब होता है अनिश्चित अवधि के लिए, डी, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ पीरियड यानी कि अल्प और दीर्घ, कम समय और लंबे समय दोनों अवधि के लिए।
तो इसका सही आंसर है सी, इंडेफिनिट पीरियड, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि आप कोई भी बेसिक स्टैंडर्ड बनाते हैं वो लंबे समय तक काम करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कॉस्ट स्टैंडर्ड्स जो भी आप। क्वेश्चन नंबर 38, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, प्रमाप लागत क्या होती है? ए, द कॉस्ट दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, एक ऐसी लागत जो अधिकतम लाभ दे रही है। बी, इट टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड, यानी कि आपने एक आने वाले समय के लिए एक लक्ष्य बना रखा है, एक कॉस्ट के एक लक्ष्य लागत बना रखी है, टारगेट कॉस्ट। नंबर 3, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट पीरियड, यानी कि पिछले समय की औसत उत्पादन लागत। डी, ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, हमेशा वास्तविक लागत से ऊंची लागत। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड, यानी कि आपने आगे के समय के लिए एक लक्ष्य लागत बना ली कि भाई इतनी हमें होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड है, उससे कम या ज़्यादा होगी तो वो हमारी वेरिएंस के रूप में कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन नंबर 39, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल का डिफरेंस। ए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। 2, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 3, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। 4, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उनके डिफरेंस को कहती हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि बी पॉइंट। निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? ए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। बी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। या डी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है? तो इसका सही आंसर है सी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी? तो वेरिएंस लेबर एफिशिएंसी का सही फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड रेट कोष्टक में स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो ये इसका सही फॉर्मूला है, इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज नॉट द सिनोनियम ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंस? सिनोनियम मतलब पर्यायवाची, इनमें से मटेरियल यूजेज वेरिएंस का कौन पर्यायवाची नहीं है? ए, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस या ऑल ऑफ द एबव। तो मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस का सिनोनियम नहीं है, तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, which formula is used for calculating मटेरियल मिक्स वेरिएंस? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हैं? ए, स्टैंडर्ड प्राइस कोष्टक में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड प्राइस
कोष्टक में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड प्राइस कोष्टक में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऑप्शन डी एक्चुअल प्राइस कोष्टक में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो उसका सही फॉर्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस कोष्टक में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 44 अंडर मेक और बाय डिसीजन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट टू बी कंसीडर फॉर डिसीजन मेकिंग। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन का मतलब होता है कि आप बनाओगे या खरीदोगे। इस डिसीजन में कौन सी कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। कौन सी कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती है? फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती है। तो उसका सही ऑप्शन होगा ए फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 टेकन टू डिसकंटिन्यू ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट विच फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड। जब हम किसी प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़, कौन सा फैक्टर है जिस पे एक बार सोचना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। ए लॉस, बी फिक्स कॉस्ट, सी कंट्रीब्यूशन, डी नन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर है कंट्रीब्यूशन। जब हम कोई चीज़ प्रोडक्शन बंद कर रहे होते हैं तो एक बार हम कंट्रीब्यूशन पर भी कंसीडर करके देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन शटडाउन कॉस्ट। कौन सी ऐसी लागत है जो बंद की लागत में शामिल नहीं की जाती? कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें से? ए फैक्ट्री रेंट, बी डेप्रिसिएशन, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी नन ऑफ दीज। जो उसका सही आंसर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को उस वक्त इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत सरल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ए साइंस, बी आर्ट, सी आर्ट एंड साइंस। तो उसका सही आंसर होता है सी आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 48 मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर ए फोरकास्टिंग सही है, बी रिकॉर्डिंग फंक्शन सही है, सी रिपोर्टिंग सही है, तो डी ऑल ऑफ दी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो की जाती हैं किसके लिए? ए प्लानिंग के लिए, बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, सी कंट्रोल करने के लिए, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम जाते हैं आंसर बी के। क्वेश्चन नंबर 50 लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ गिव वर्थ टू। फाइनेंशियल अकाउंट्स की लिमिटेशंस के कारण किसका जन्म हुआ? ए मैनेजमेंट अकाउंट्स, बी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सी कॉस्ट अकाउंट और डी डिफरेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका सही आंसर है ए मैनेजमेंट अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 51 द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद। जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो किसके लिए होती है? तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो होती है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 52 इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, बी ओ ए फिक्स एसेट्स, बी टोटल एसेट्स, सी इक्विटी कैपिटल, डी ओनर्स इक्विटी। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो हम कॉमन साइड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमने बताया था कॉमन साइड बैलेंस शीट में टोटल होती हैं दोनों पक्ष के, उसमें फिक्स एसेट्स की साइड का जो टोटल होता है उसी टोटल एसेट्स पे जो है सबकी परसेंटेज निकाल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज ए
ट्रेंड एनालिसिस, बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, डी नन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर है ए ट्रेंड एनालिसिस। प्रोप्राइटरी रेशो में भी क्लासिफाइड, प्रोप्राइटरी रेशो को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, ए प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, बी बैलेंस शीट रेशो, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बी बैलेंस शीट रेशो। द फॉर्मूला इज कैश रेशो इज ऑप्शन नंबर ए कैश प्लस बैंक बैलेंस अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी करंट एसेट्स ऑब्लिक कैश प्लस बैंक बैलेंस, सी कैश इन हैंड अपॉन फिक्स एसेट्स, डी नन ऑफ दीज। तो कैश रेशो का सही फॉर्मूला है ए कैश प्लस बैंक बैलेंस अपॉन करंट लायबिलिटीज। प्राइस अर्निंग रेशो इज यूजफुल टू, क्वेश्चन नंबर 56 कि आप ये बताइए कि प्राइस अर्निंग रेशो कहाँ यूजफुल होता है, ए शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, बी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, सी शेयर होल्डर्स, डी बोथ ए एंड बी। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स नहीं होते हैं, शेयर होल्डर होता है यानी सी पार्ट। क्योंकि शेयर होल्डर ये देखते हैं कि जब हम किसी शेयर में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, कंपनी में जो हम शेयर खरीद रहे हैं उसका पहले प्राइस अर्निंग रेशो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इफ अर्निंग प्राइस रेशो 0.05 और अर्निंग पर शेयर ₹8, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी। अर्निंग प्राइस रेशो 5 पैसे है और अर्निंग पर शेयर 8, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 0.05 में 8 का गुणा किया 40 पैसे आ गया। तो उसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, द टर्म फंड इज एज ए यूज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। मैंने पहले ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन कि फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ऑप्शन डी। व्हेन द टोटल ऑफ सोर्स साइड exceed the total of application side, the effect of it is, जब A increase in net working capital, B decrease in net working capital, C no effect on working capital, D none of these। सही आंसर है increase in net working capital। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ कैश नहीं है, इन कहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। ए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, भैया रिडेम्पशन का पैसा लौटाना है तो पैसा जाएगा, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर से पैसा आता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट से पैसा आता है, डिविडेंड रिसीव से पैसा आता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है आपने डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस किया, तो उसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी टू ऑल एंटरप्राइजेज, बी कंपनी लिस्टेड एंड स्टॉक एक्सचेंज, सी एंटरप्राइजेज हैविंग टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़, डी बोथ बी और सी। तो इसका सही आंसर है बी और सी, यानी ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको, या जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, ऐसी संस्थाओं को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 62, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शो इन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, डी बोथ बी और सी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर शो होती है। देखिए, जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमें ब्याज मिलती है तो इन्वेस्टिंग में जाती है, और जब हम डिवेंचर इशू करते हैं या बॉन्ड इशू करते हैं और हम उस पर ब्याज देते हैं तो फाइनेंसिंग में जाती है। तो सही आंसर होता है डी बोथ बी एंड सी। Question number 63, which of the following is out the benefit
of budgetary control? A. Aid in correlation. B. Aid in market segment. C. Improve in planning. D. None of these. तो इसका सही आंसर है एड इन मार्केट सेगमेंट. Budgetary control is a form of macro control. B. Micro control. C. Both A and B. None of these. यानी कि बजटरी कंट्रोल जो है वो क्या है? माइक्रो कंट्रोल यानी व्यापक रूप में, माइक्रो कंट्रोल सूक्ष्म रूप में, या ए और बी दोनों. तो इसका सही आंसर है माइक्रो कंट्रोल यानी कि सूक्ष्म नियंत्रण है. आंसर नंबर बी. अंडर बजटरी कंट्रोल डिटेल्ड एनालिसिस इज पॉसिबल. बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत हम किस चीज़ की डिटेल एनालिसिस करने की स्थिति में होते हैं? कहाँ संभव होता है? ए. बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस. बी. ओनली ऑफ रेवेन्यू. सी. ओनली ऑफ एक्सपेंसेस. डी. नन ऑफ द एबव. तो इसका सही आंसर है ए. बोथ ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. क्वेश्चन नंबर 66. रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर ए. कॉस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर. बी. प्रॉफिट सेंटर. सी. इन्वेस्टमेंट सेंटर. डी. ऑल ऑफ द एबव. इसका सही आंसर है डी. ऑल ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 67. टू हेल्प द मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इफेक्टिवली इज द प्राइम फंक्शन ऑफ. यानी कि प्रबंध को उसके कार्य को करने में सहायता करना किसका प्राइम फंक्शन है? ए. कॉस्ट अकाउंटिंग. बी. रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सी. बोथ ए एंड बी. डी. नन ऑफ द एबव. तो इसका सही आंसर है सी. बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 68. What is the basic issue involved in responsibility accounting? Responsibility accounting में बेसिक इशू क्या है? ए. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सी. वर्किंग कैपिटल डिसीजन. डी. कंपेयर टू बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेन एलिमेंट्स यही है कि वो जो है कंपैरिजन करता है कि बजटेड कितना था और एक्चुअल में आपने परफॉर्मेंस कितना किया है. तो सही आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 69. द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज बेस्ट suited from cost control point of view is A. Ideal standard. B. Expected standard. C. Normal standard. D. Basic standard. कहने का मतलब ये है कि जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से उसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा होता है? तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 70. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज. अभी आपने पहले एक सवाल करा था उसमें था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इक्वल देन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो उसका सही आंसर होगा डी. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 71.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटेरियल वेरिएंस, इसमें से कौन सा मेटेरियल वेरिएंस नहीं है? ए आइडल टाइम वेरिएंस यानी व्यर्थ समय, बी मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, सी मेटेरियल यूजेज वेरिएंस, डी मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस लेबर में आता है, मेटेरियल में नहीं आता, तो इसका सही आंसर है ए आइडल टाइम वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 72, मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियरली इंडिकेट्स, सीमांत लागत साफ बताती है, स्पष्ट करती है, ए फिक्स कॉस्ट, बी टोटल कॉस्ट, सी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, डी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो इसका सही आंसर है सी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रेक इवन पॉइंट मेथड कैन बी अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट मेथड कब एप्लीकेबल होता है, किन प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल होता है? ए फोरकास्टिंग रिलेटिंग टू प्राइस एंड प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी डिटर्मिनेशन ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजमेंट क्लास, डी नन ऑफ दीज। सही आंसर है फोरकास्टिंग रिलेटेड टू प्राइस एंड प्रॉफिट। हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी वस्तु की कीमत कितनी है और भविष्य में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यानी कि हमारी एक्चुअल से बीईपी सेल से कितनी ऊपर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 74, एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इफेक्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके मेरे हिसाब से दो आंसर होने चाहिए। पहला आंसर डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा आंसर इंक्रीज इन पीवी रेशियो। सपोज कीजिए, हम समझ लेते हैं कैलकुलेट करके, हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है। तो हमारी जो पीवी रेशियो आएगी वो कितनी आएगी कि आपने 100 में से 60 घटाए बटे 100 इंटू 100, कैलकुलेट करने पे 40% निकलेगी। अब अगर हमने नया सेलिंग प्राइस रखा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 100 की जगह सेलिंग प्राइस 125 हो गई, तो यह 100 की जगह 120 कर ली, तो 120 माइनस 60 अपॉन 120 इंटू 100, तो 60 बटे 120 इंटू 100, तो इंक्रीज पीवी रेशियो हो जाएगा कितना, पहले 40 था अब हो जाएगा 50, यानी 40 से 50 हो गया। आंसर नंबर सी सही होगा, इंक्रीज इन पीवी रेशियो। अब इफेक्ट क्या आएगा कि पहले 10,000 में 40 का भाग दे रहे थे, इंटू 100 कर रहे थे, तो हमारी बीईपी आ रही थी 25,000, और अब 10,000 में 50 का भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे तो बीईपी आएगी 20,000। इसका मतलब डिक्रीज इन बीईपी और इंक्रीज इन पीवी रेशियो, दो आंसर सही होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 75, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन विल बी अराइज ओनली व्हेन। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि भैया बीईपी है, तो बीईपी की सिचुएशन में क्या होता है कि भैया एस माइनस वी बराबर एफ के, यानी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के आपको जो बच रहा है वो प्रॉफिट है, वो फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट तो है नहीं है, तो सी बराबर एफ के। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। देखिए हमने इस पेपर के पूरे 75 क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको इसमें से किसी पेपर के किसी भी क्वेश्चन में, इस पेपर के किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।